पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है ग्रेविटेशन वो हम लोग शुरू कर चुके थे और ग्रेविटेशन शुरू तो हो चुका था हमारा चैप्टर। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। यदि हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें 2 मिनट के अंदर तो फटाफट कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारा रिविजन हो जाए और आगे का चीज़ हमारे लिए जो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो एक बार फटाफट से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये जाना था कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि धरती लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कल आपको एग्जांपल दिया था कि यदि हम अपना ये पेपर वेट यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं और ये ऊपर ही ना जाके बल्कि ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि धरती इसके ऊपर अपना एक फोर्स लगा रहा है और इसको अपनी ओर खींच रहा है। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और धरती जो हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का काम ही ये है कि हर चीज़ों को वो अपनी ओर खींचेगा, धरती की ओर खींचेगा। उसका काम ही ये है, मतलब कि किसी भी चीज़ को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि हमारा और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे धरती से आके टकरा जाए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का काम होता है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? धरती लगा रहा है, यानी कि हमारा अर्थ लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हमने आपको ये बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर ऑर्बिट पे एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता रहता है बिना अपना ऑर्बिट चेंज किए, बिना अपना रास्ता भटके, लगातार अपनी जगह पे यदि घूम रहा है तो वहां पे हमारा फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यदि एक्चुअली में देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाने का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही करता है। जैसे यदि मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको मालूम है कि हमारे धरती के चारों तरफ हमारा चंद्रमा घूमता है। और चंद्रमा घूम रहा है, इसका मतलब धरती उसके ऊपर भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। मतलब कि धरती ये चाहता है कि चंद्रमा हमारे से आके टकरा जाए। क्यों? क्योंकि धरती का काम है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा रहा है ना चंद्रमा पे, वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है। वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही कुछ और लगा रहा है। वो उसको नाम हम लोग दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हालांकि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही लगाया जाता है। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का तो काम होता है किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेना, लेकिन क्या यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है चंद्रमा पे, क्या वो भी इसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है क्या? नहीं, वो खींचना नहीं चाह रहा है, बल्कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करना चाह रहा है? ये करना चाह रहा है कि तुम फिक्स्ड ऑर्बिट पे लगातार घूमते रहो। किसके आजू बाजू? धरती के आजू बाजू। यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता रहता है बिल्कुल फिक्स्ड पाथ पे, उसको घुमाने में हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। यही केस हमारा चंद्रमा के केस में है। और सन के चारों तरफ जो हमारा अलग अलग प्रकार का प्लैनेट घूम रहा है वो भी हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही घूम पा रहा है। क्यों? क्योंकि सन हर प्लैनेट पे अपना सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम पा रहा है। ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था एक नया चीज, टेंजेंट टू अ सर्किल। टेंजेंट में आप क्या समझते हैं? टेंजेंट सिंपल सा आप समझिए। हालांकि हमारा क्लास ये मैथ का कॉन्सेप्ट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को आप लगातार घुमा रहे हैं और उसको आप अचानक छोड़ेंगे तो वो सर्किल के किसी एक ही पॉइंट से वो आगे भागेगा। तो उसी लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। सिंपल सा डायग्राम आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा, हमने बनाया था। और कल वाले क्लास में ना जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना था वो ये था कि यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, है ना। यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा था, मतलब कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हमारा ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। याद कीजिए कल हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको a का वैल्यू निकाल के दिखाया था F/m। ये ना देखने में बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बातों को कहता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डीप जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना चलते फिरते आदमी पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पे समझिए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है इसको समझिए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे तुम भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाओगे। तो ये चीज हमारे पृथ्वी के केस में भी लागू होता है, यानी कि हमारा जो ये अर्थ है इसके केस में भी लागू होता है। इसका मतलब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यदि हम ये अपना पेपर वेट नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो आपको मालूम है कि यदि नीचे से ऊपर हमारा ये पेपर वेट गया तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है? धरती लगा रहा है।
तो ऑब्वियस ये बात है, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से यदि धरती इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो धरती के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। बिल्कुल, मान लीजिए सपोज कीजिए कि धरती जो है ना हमारा इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि धरती इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियस ये बात है कि ये पत्थर भी धरती के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, बल्कि बराबर लगा रहा होगा। क्या पढ़ा था आपने, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि धरती यदि ग्रेविटेशन फोर्स इस पे 10 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी धरती पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि सर जब धरती इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी धरती के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स बराबर लग रहा है, इट मीन्स इस पत्थर को यहीं पे रुक जाना चाहिए था। मान लीजिए हमने इसे फेंका, इसको यहीं पे ऊपर में रुक जाना चाहिए था, लेकिन सर इसके बावजूद भी ये नीचे क्यों गिरा, जबकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स बराबर लगा रहा है, तो ये नीचे क्यों गिरा? इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लेके। हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ क्या होता है, F = ma। इसमें से हमने एक फॉर्मूला आपके लिए निकाल दिया, A = F/m। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A = 1/m। ये जो हमारा होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, मतलब कि A = आपने 1 ऊपर में दे दिया, नीचे में अपने कुछ चीज लिख दिया। ये इनवर्स रिलेशन को दिखाता है, डायरेक्ट रिलेशन को नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमारा प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप चाहे तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको फोर्स का कोई काम नहीं है। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसका मतलब यहाँ पे आप इसको देखो, केवल आपके नजर में भी फिलहाल एक्सेलरेशन और मास आना चाहिए, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि यदि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, या फिर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन हमारा घटेगा। इनवर्स रिलेशन में तो ये होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारा ये पेपर वेट है, ठीक है, हमने इसको ऊपर फेंका, इसके पास मास तो बहुत कम है, कितना होगा ये, मुश्किल से हमको लगता है 400-500 के ग्राम के आसपास होगा। तो हमने इसको ऊपर फेंका, मास इसका कम है तो इसका ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्योंकि इसका मास कम है और एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा होने के वजह से ये नीचे गिर जाएगा बहुत ही तेजी से। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसके पास ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मास कम है। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें धरती के केस में, अब आपको मालूम है कि यदि हमने इसको ऊपर फेंका ऐसे, तो धरती इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना फोर्स लगाएगा धरती पे, लेकिन ये नीचे क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इसके पास मास कम है लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए धरती के पास आ गया। लेकिन सवाल है कि सर धरती उठ के इसके पास क्यों नहीं आया? क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा धरती है, अब चूंकि मास इतना ज्यादा है धरती का, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, मतलब ना के बराबर। इसीलिए कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो धरती उस ऑब्जेक्ट के पास कभी नहीं आएगा उठ के इसे, बल्कि ऑब्जेक्ट ही धरती के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और मास में इनवर्स रिलेशन होता है। धरती का मास ज्यादा है इसीलिए कभी भी वो उठ के ऊपर नहीं आने वाला है, मतलब कभी भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। इसका मास बहुत ही कम है जिसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यही था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछे कि बताइए आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में ये पढ़ा कि जितना फोर्स हम किसी के ऊपर लगाएंगे उतना ही फोर्स वो मेरे ऊपर भी लगाएगा, तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो धरती उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी धरती पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट को रुक जाना चाहिए था, बीच में ही अटक जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी ये धरती के पास क्यों आके टकरा गया? इसलिए टकरा गया क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। आप इसको ऐसे समझाइएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो धरती ऑब्जेक्ट के पास इसलिए नहीं जाता है क्योंकि धरती का मास ज्यादा है, और एक्सेलरेशन उसके पास क्या हो जाएगा, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इसीलिए कभी भी वो ऑब्जेक्ट के पास उड़ के या फिर उठ के कभी नहीं आएगा। तो फिर ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट ही हमारा धरती के पास चला जाएगा। यही चीज था हमारा। तो ये चैप्टर ना बहुत मजेदार चैप्टर है, इसमें आप हर एक चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझते हुए चलेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आने लगेगा।
आगे बढ़े हम लोग। तो ये हमारे पिछले वाले क्लास का कॉन्सेप्ट था, तो ये हमने ज़्यादा इस पे जोर देके आज दोबारा इसको इसलिए समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम लोग कभी कभी प्यार से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किनका? न्यूटन साहब का। तो आप इसको दोनों चीज कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना कुछ हम लोगों को डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन का मतलब है कि कुछ हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा। और अभी तुरंत आपके सामने दो फॉर्मूला भी आने वाला है और इन दोनों फॉर्मूला का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल है न्यूमेरिकल्स में। इसको हम लोग अभी डीप रूप में समझेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहली बात जो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं ना ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक हम इसको यहाँ पे कुछ लिख के नहीं बताएंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक बार खैर फिलहाल एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मेरे हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये भी आपको समझ में नहीं आया, आप ऐसा मान लीजिए। मान लीजिए कि दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया आखिर ये है क्या। अब यहाँ पे समझिए, देखो ये दोनों पॉइंट ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, हमको बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस कुछ देर हमको टाइम दीजिए बस। क्यों? क्योंकि हम ना यहाँ पे भी बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको, वो चीज समझ जाएंगे तो आराम से ये चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहीं से हमारा मेन चीज शुरू होता है। हालांकि अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ना ये अभी हमने आपको कुछ नहीं बताया है, ये तो शुरुआत था बस। असल काम तो हमारा अब चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से आप समझते हुए चलिए, घबराना नहीं है कि सर ये आप छोड़ दिए, दोनों पॉइंट समझाए नहीं। नहीं, जब तक इसको समझाएंगे नहीं तब तक तो हम हटने वाले हैं नहीं, तो आराम से इसको समझते चलिए। यहाँ से हमारा मेन चीज शुरू हो रहा है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना, बहुत बहुत एकदम सावधानी से समझिए। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m, यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m, lie at a distance of d from each other। क्या है थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, यहीं से हमारा मेन काम चालू हो रहा है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, आप सपोज कीजिए, एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, ओके। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट का नाम आप दे दो A और इसका आप नाम दे दो B, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुआ है। लेट टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है A और B, ठीक है। इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का अपना मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, हो सकता है 5 kg, 10 kg, इसका 7 kg, 12 kg, कुछ भी हो सकता है। तो इसका अपना मास है और इसके पास भी अपना मास है, 5 kg 7 kg, आप जो भी मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया था? लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट हमारा कुछ दूरी पे रखा हुआ है। वो दूरी कितना है? d है। वो दूरी कितना है? d है। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा a है ऑब्जेक्ट, ये b है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, और वो दूरी कितना हो सकता है? 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, लाख मीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब कुछ दूरी है इन दोनों के बीच में। तो अब इसका ये सेंट्रल पॉइंट हो गया और ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा, दूरी यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे दोनों का इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से। ये इनका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, यानी कि d हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ये थोड़ा सा गलती करेंगे, क्या कि इन दोनों का दूरी यहाँ से और यहाँ से ले लेंगे। नहीं, आपके बुक में भी आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो दूरी लिया गया है डिस्टेंस, वो इसके सेंट्रल पॉइंट से लिया गया और इसके सेंट्रल पॉइंट से लिया गया, यानी कि सेंटर के बिल्कुल नीचे और सेंटर के बिल्कुल नीचे। तो दोनों का दूरी हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? दोनों के सेंट्रल पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये इन दोनों का बीच का क्या हो गया? दूरी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दूरी के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूरी हमने यहाँ पे d ले लिया,
उसके बाद लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ, और इन दोनों के बीच में ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, मतलब कि दोनों के बीच में कुछ फोर्स भी लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, दोनों के बीच में कहाँ फोर्स लग रहा है? हाँ, फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आप इसको गोली मार दो। सिंपली आप कुछ देर के लिए ये समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कुछ फोर्स अपना लगा रहा है, जबकि दोनों दूर है, दोनों दूसरे से दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। कुछ देर के लिए आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं, एज्यूम कर लीजिए। अब इसको आप यहां से मानेंगे, मतलब कि आप इसको ऐसे कर लीजिए और ये हमारा हो गया एफ। ओके, मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट कुछ फोर्स इस पे लगा रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट रिवर्स के तौर पे इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारा डायग्राम तैयार होगा। डायग्राम समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट हमारा बी। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल डी है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये कुछ फोर्स इस पे लगा रहा है और ये कुछ फोर्स इस पे रिवर्स के तौर पे लगा रहा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमारा कैपिटल एफ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हमारा आज का मेन काम चालू होने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान से समझते चलिए, क्या कहा गया था जरा देखिए तो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। मतलब कि ये एक हमारा मास और ये हमारा एक मास, ये दोनों मास को मल्टीप्लाई करो और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब ना अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम लिखते हैं ना आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा फोर्स और यहाँ पे हमने साइन दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और यहाँ पे हमारा है कैपिटल एम यानी कि बड़ा वाला मास, इनटू यहाँ पे हमारा है छोटा वाला मास। अब ये तो हमने लिख तो दिया, यहाँ पे ये फोर्स हमारा कौन सा है, ये एफ कौन सा है, ये एफ हमारा ये है, ये कैपिटल एम हमारा कौन सा है, ये है, और वो स्मॉल एम ये वाला है। अब एक बार जरा यहाँ पे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses। पहले masses तक हम लोग बात करते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये कहता है कि इस पूरी दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है ना, हर कोई एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। जैसे कुछ देर के लिए आप सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे शांत से खड़े हैं और हमारे पीछे ये व्हाइट बोर्ड है, हम तो आराम से खड़े हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी आराम से खड़ा है, एकदम आराम से पड़ा हुआ है। क्या हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है? ऐसा नहीं लगा रहा है। क्या ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा है। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि आप भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और ये भी आपके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या आपको फोर्स लगाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये भी मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना कम है कि आपको वो फोर्स का एहसास ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको कोई धक्का दे दे तो क्या लगता है कि फोर्स किसी से पीछे से लगाया और हम जाके आगे गिर गए, लेकिन यहाँ पे हमारे और इस बोर्ड के बीच में इतना कम फोर्स है कि हम दोनों को एहसास भी नहीं हो रहा है कि कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपके आसपास है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स लगा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में ये छोटा सा पेपर वेट है, तो हम भी अपना कुछ फोर्स इस पेपर वेट पे लगा रहे हैं और पेपर वेट भी हमारे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम दोनों में मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा कुछ इस प्रकार का? क्योंकि वो फोर्स बहुत ही कम है, और वो फोर्स ना बहुत इतना कम है कि आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि मतलब यही बात यहाँ पे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है, जो कि क्या होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस का मतलब दो ऑब्जेक्ट का मास, और वो क्या करना है, उसको प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करके वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा?
फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉमा तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे हमारे दोनों ऑब्जेक्ट के मास, और दोनों केस में होंगे मल्टीप्लाई में होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हुआ। दूसरा, ऑल्सो, अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोर्स जो है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर करो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब कि अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर ये वाला साइन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। बिल्कुल ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लेकिन हमने इसको लिखा किस फॉर्म में है, 1/समथिंग के फॉर्म में। इट मीन्स ये हमारा इनवर्सली कहलाएगा। हालांकि आप क्या समझते हैं, जैसे हमने आपको बताया था F = ma, आपने यहाँ पे a का वैल्यू क्या लिखा था, F/m। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, a = 1/m। ये भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर में हमारा 1 है और नीचे में कुछ है, समथिंग है, कुछ भी है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे आपने यदि ऐसे भी लिख दिया तो ये भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। अच्छा, कोई हालांकि ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ही है, लेकिन आपने इसको लिख कैसे दिया, 1/समथिंग लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा था। अच्छा, अब ना आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। अब आपको हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। अब एक बार पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses। मतलब कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपना कुछ फोर्स लगा रहा है। हालांकि वो फोर्स बहुत ही कम है, इसीलिए किसी को एहसास भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे और आपके बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन क्या आपको महसूस हो रहा है, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फोर्स बहुत ही कम है। अभी आपके सामने वो फोर्स का वैल्यू भी आएगा, आपको लगेगा कि यार इतना कम है, ये आएगा, वो वैल्यू भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के लिए। मतलब कि दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, फोर्स के। पहला वाला हमारा समझ में आ गया। अगला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या करो, स्क्वायर करो। तो हमने डिस्टेंस से क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वो कैसा होगा, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। हालांकि साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, लेकिन आपने इसको 1/समथिंग के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला पहला आपको टर्म समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला भी पढ़ लेते हैं, अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो कहां से आप एज्यूम करेंगे, दोनों के सेंटर से आप एज्यूम करेंगे। इसके भी सेंटर से आप एज्यूम करेंगे और इसके भी सेंटर से आप एज्यूम करेंगे। तो हमने बिल्कुल एक लाइन खींचा है दोनों के सेंटर को मिलाते हुए, और ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर और ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, उसको आप समझ लीजिए। अब कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला और दूसरा, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। ये भी हमारा फोर्स है और ये भी फोर्स है। दो फोर्स के बदले एक फोर्स लिख सकते हैं, तो F। आगे बढ़िए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे दे दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, इन दोनों को ना आप जरा एक बार मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू एम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा, 1/d²। इस पूरे को आप 1 से करेंगे, क्या आएगा, m इंटू एम आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, d² आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, बस, और इसमें कुछ नहीं है। आगे थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग साइन देते थे किसका, इक्वल टू का, और क्या लिखते थे, के लिखते थे, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, समझाते हैं क्या है। आपने यहाँ पे आपको क्या लिखना है समझिएगा, एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपने हटाया, इसको हटा के आपने यहाँ पे साइन दे दिया इक्वल टू का, और इक्वल टू का साइन देने से केवल काम नहीं चलेगा, यहाँ पे अब आपको साइन देना है कैपिटल जी लिखना है, ठीक है, कैपिटल जी। समझाते हैं ऐसा क्यों होता है, कैपिटल जी। उसके बाद हमारा जो है ऊपर में वो वही रहेगा, m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। याद कीजिए हमारा चैप्टर कौन सा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने आपको बताया था कि यदि हमारा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इक्वल टू का साइन दीजिए और बगल में ये के लिख दीजिए, है ना। के का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, याद आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमने वही चीज यहाँ भी किया है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल टू का साइन दिया, और यहाँ पे हमने के ना लिख के बल्कि हमने यहाँ पे जी लिख दिया, और ये जी हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हालांकि आपको आगे मिलेगा कि इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं, आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ना आप लोग ऐसे कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, इधर है मतलब आगे। तो यहाँ पे हमने इस साइन को हटाया, हमने इक्वल टू का साइन दिया, और चूंकि आप इक्वल टू का साइन के बाद के देते थे तो यहाँ पे हमने के नहीं दिया बल्कि हमने यहाँ पे जी दे दिया। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपली इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, और ये आपके पास पहला फॉर्मूला आया। दो फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे बताएंगे और दोनों का इंपॉर्टेंस भी आपको समझाएंगे। ये डी स्क्वायर है, ओके। आगे यहाँ पे ना कुछ बातें आप लिख लीजिए, जैसे ये आपका जी क्या है, वेयर जी इज कांस्टेंट ऑफ where G is constant of proportionality and G is called universal gravitation constant, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन सभी को सॉल्व करते आप आ गए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसमें हमारा जो ये जी है उसके बारे में आपने एक एडिशनल जानकारी यहाँ पे दे दिया कि जी हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और यहाँ पे ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है इसके बारे में आप उतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इसके बारे में आपको 11th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ये समझिए कि हमने इस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे जी लगा दिया है बस, ठीक है। और इसी कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा देख लीजिए। तो F इक्वल्स टू आपने लिखा जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, आपने यहाँ पे लिखा है ना। अब यहाँ पे ना हमको निकालना है इस कैपिटल जी का वैल्यू, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे करना पड़ेगा, करके देखते हैं। तो आप क्या करोगे, F इंटू डी स्क्वायर कर देंगे, आपके पास आएगा जी एम इंटू एम। क्या किया आपने, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको इसके साथ कर दिया और ये इसको इधर करेंगे तो क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आपने इसको इसके साथ कर दिया। अब F इंटू डी स्क्वायर, आपको निकालना जी का वैल्यू है ना, तो आप क्या करोगे, m इंटू एम को इधर लेकर आ जाओगे, क्या निकल गया, जी निकल गया। आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लिया जाए, F डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। हालांकि इसको आप m और m ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसी को रहने देते हैं। क्या आ गया आपके पास, जी का वैल्यू आ गया। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। कुछ नहीं किया हमने, वही चीज है, देखिए जरा ध्यान से, यही चीज हमारा बस जी इधर था, इसको हमने इधर लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, है वही चीज। ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा सा पहचानने में अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आया। ओके, बताएंगे सारा कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है कि सर आगे या क्या क्या लिखते जा रहे हैं आप, सब कुछ बताएंगे। बस अभी थोड़ा सा आप लिखते चलिए क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ेगा। अब यहाँ पे ना आप हमको इस जी का एस आई यूनिट भी बता सकते हैं, जी का एस आई यूनिट जरा देखिए तो ध्यान से। एस आई यूनिट ऑफ जी इज, देखिए बता सकते हैं आप, एफ किसके लिए होता है, फोर्स के लिए, और फोर्स का एस आई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, और डी हमारा क्या था, डिस्टेंस था, और चूंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि 2 बार डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी कि मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे डी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो चूंकि मीटर का स्क्वायर है तो मीटर 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी मास है और ये भी मास है, यानी कि मास का ऐसा यूनिट केजी, और 2 बार केजी है तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। बस हो गया, यही हमारा ऐसा यूनिट है इस कैपिटल जी का, बन गया। ऐसे करना पड़ता है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और आपको वो लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऐसे भी लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2 कर देना बस, क्योंकि जब भी हमारा एक्सपोनेंट पावर का कॉन्सेप्ट है ये, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर आता है तो उसका पावर नेगेटिव में चला जाता है, तो आपने इसको ऐसे भी लिख दिया। तो आपके पास 3 तरीका है इसका एस आई यूनिट लिखने का, लेकिन है तीनों एक ही चीज, कहना एक ही चीज चाह रहा है कि नहीं, ये और ये तीनों हमारा एक ही चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, ये जो कैपिटल जी है ना, इसका वैल्यू थोड़ा सा लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसका आप ऐसा यूनिट लगा दो जो बगल में, बस आप तीनों में से कोई भी ऐसा यूनिट इसका लगा सकते हैं। चलो हमको थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला लगा देते हैं। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। मतलब कि ये जो कैपिटल जी आप देख रहे हैं इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11। पूरा बात बताएंगे, बिल्कुल घबराइए मत क्या लिख रहे हैं। और ये जो वैल्यू है ना, ये हमको किसने खोज के दिया मालूम है, एक इंसान थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। द वैल्यू ऑफ जी is founded by Henry Cavendish, CAVENDISH, कैवेंडिश। बस लिखने का काम हमारा खत्म हुआ। थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, मतलब ये इधर का और ये इधर का, इस तरीके से हमने यहाँ पे किया। लिखने का काम खत्म होता है, अब आप इसको गहराई से समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए अब आपको हम पूरा विस्तार से समझाते हैं, बहुत आराम से समझते हुए चलिएगा। टॉपिक था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान से समझिए, जितना लिखना था आपने लिख दिया। अब इसको समझिए कि आखिर ये फॉर्मूला का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, जो आपने यहाँ पे कुछ लिखा है उसका क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुछ लिख तो लिया है, अब इसको समझते हैं। इसी चीज को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन साहब का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उनका हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। इसमें आपने ये पढ़ा
कि एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि इस दुनिया में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे सामने वाले ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स जरूर लगाता है। ठीक है, क्या वो फोर्स का आप एहसास कर पाते हो? उस फोर्स को नहीं कर पाते हैं। मतलब ये हो गया, मान लीजिए यदि हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और मेरा बोर्ड यहाँ पे टांगा हुआ है, तो बोर्ड भी मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है और हम भी बोर्ड पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, जबकि आपको दिख नहीं रहा होगा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सर फिर आपके बॉडी में मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है? जब बोर्ड आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए था, आपको गिर जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर इसलिए ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जो बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और जो बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स मात्र कितना है मालूम है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। देखिए ये ना -11 है। -11 का मतलब ये पावर कहां चला जाएगा? हमारा नीचे में। इसको आप ऐसे भी लिखते थे एक्सपोनेंट चैप्टर में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.673 डिवाइडेड बाई 10⁻11। यही जब हमारा ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? सिंपल सा है, 6.673 डिवाइडेड बाई कितना जीरो? 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप डिवाइड करोगे, इतना पॉइंट में आएगा, इतना पॉइंट में आएगा कि आप परेशान हो जाइएगा। मतलब कि इतना को इतना से आप डिवाइड करो, जो आपका वैल्यू आएगा उतना ही फोर्स मेरे और इस बोर्ड के बीच में लग रहा है। और इतना कम फोर्स है ना, आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे ये बात जरूर याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, हर कोई एक दूसरे पे अपना कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स अप्रॉक्स कितना है? 6.6 इंटू 10 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारा फोर्स है जो कि हर एक दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगता ही है। कंफर्म है ये? ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि सर जब ये फोर्स लग रहा है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही है। मतलब ये हो गया कि यदि हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा और जाके धरती से टकरा जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे लग ही रहा है, और साथ ही साथ धरती और इसके बीच में जो एक और फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू हमारा इतना है। तो मतलब ये हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, और खास करके जो हम लोग बात करें पृथ्वी पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे है तो उस पर मात्र ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता है, उस पर दो प्रकार का फोर्स लग रहा होता है। ग्रेविटेशन, जैसे इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा ही है, तभी तो ये नीचे आ पा रहा है ना। दूसरी बात, इसके और धरती के बीच में एक और फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना है हमारा? उतना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों पड़ा? इसी को हम लोग कहते हैं, जो आपका कैपिटल जी आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसका वैल्यू कितना है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आप दो ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेके चले जाइए, धरती पे, चंद्रमा पे, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, किसी भी आप लेके चले जाइए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा जो फोर्स लग रहा होगा वो उतना ही होगा। हालांकि जब आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आप उड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। लेकिन मान लीजिए कि आप चंद्रमा पे आप और आपके दोस्त जा रहे हैं, लेकिन आपके और दोस्त के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इतना ही होगा। भले ही वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, लेकिन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? वो इतना है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ना, इतना फोर्स हमेशा लगेगा, चाहे आप इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए। हाँ, उस कोने में ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स बरकरार रहेगा। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया आपको? हाँ, ये बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी गई थी। कितना फोर्स लगाएगा? वो फोर्स लगाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं भी रहता है, तो सिंपली आप ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, इतना ही फोर्स लगा रहा होता है दो ऑब्जेक्ट अपने आप में एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट देख लिया, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। इसमें क्या बताया गया? बस
इन दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके सेंटर से लग रहा होगा, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी भी है, कुछ फोर्स भी लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तो फोर्स कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो उतना ही लगा रहा है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आया एक, और एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया। अब इन दोनों फॉर्मूला का ना अपना अलग अलग यूज है, बताते हैं क्या है। आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो आप ये जी देख रहे हैं, फॉर्मूला का यूज बताते हैं। पहले आप यहाँ पे जो ये जी देख रहे हैं, जी का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं मालूम है याद रखने का छोड़िए, आगे बढ़िए, लेकिन हाँ जब एग्जाम में पूछा जाएगा आप लिखिएगा जरूर। और इसी जी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि ये जी का वैल्यू, यानी कि ये हमारा कहीं पे भी बदलेगा नहीं, वो यूनिवर्सल रहता है, हमेशा बरकरार रहता है, कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। मान लीजिए कि हम ना चंद्रमा पे गए, हम गए और ये मेरा पत्थर गया, तो वहां पे भी पत्थर मेरे ऊपर और हम पत्थर के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इतना फोर्स लगा रहे होंगे। ओके, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करते 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 हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में सिंपली आपने क्या किया, इस जी का वैल्यू ही निकालने का आपने फॉर्मूला दे दिया। और जी का वैल्यू आपको निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि वो आपके पास है। ये फॉर्मूला किसको बता रहा है बताइए जरा, जी इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एम। ये किसको निकालने का वैल्यू है, इसी को निकालने का है ना, क्योंकि ये जो आप कैपिटल जी देख रहे हैं यहाँ भी उसका वैल्यू कितना है, यही है। तो आपको जी का वैल्यू निकालना नहीं है, जब सवाल में आएगा तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बस ये वाला वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिएगा। अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स, ये दोनों फॉर्मूला का महत्व बताते हैं इसका क्या। अच्छा एक बताओ, न्यूमेरिकल्स में जब भी आप इस कैपिटल जी का वैल्यू डालेंगे तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 नहीं डालेंगे, आप शॉर्ट में क्या डालेंगे, 6.7, राउंड ऑफ करके 6.7। तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, ये वाला जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स में इतना बड़ा नहीं डालना होता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 आप डाल दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में इतना काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब इन दोनों का ना आप महत्व समझिए, इसके ऊपर तो आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला है, इस फॉर्मूला के ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, लगभग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको सिंपली बताता है कि आप ये वाला वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। और ये वाला वैल्यू निकालना क्यों है आपको, जब आपके पास वैल्यू दिया गया है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, तो न्यूमेरिकल्स आपका इस पे नहीं बनता है, बनता है फिर किस पे, इस पे बनेगा। ये वाला फॉर्मूला सिंपली आपको कहता है कि ये वाला वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ना दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का अपना मास है, समझिए, चलिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हाँ ऐसे ही समझिए, हम है एक मास, हमको मान लीजिए कैपिटल एम, और धरती है उसको आप मान लीजिए स्मॉल एम, ठीक है। दो मास आपको मिल गया, एक मेरा मास और एक धरती का मास, ठीक है। एम और एम आपको मिल गया। डी मतलब कि मेरे और धरती के बीच में कुछ दूरी भी होगा, हालांकि दूरी तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन दोनों का सेंटर से लेना है दूरी, इसके भी सेंटर से लेना है और इसके भी सेंटर से लेना है, तो कुछ दूरी मान लीजिए मेरा और धरती के बीच में कुछ दूरी होगा, और हम दोनों के बीच में ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। अच्छा यहाँ पे ना ये जो कैपिटल एफ है, ये कैपिटल एफ का मतलब कौन सा फोर्स, क्या ये वाला फोर्स, नहीं, यहाँ पे कैपिटल एफ का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे और धरती के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आप वो बता दो, आपको ये जी का वैल्यू मिल जाएगा। मान लीजिए सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन इतना के आसपास अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। तो इससे मान लीजिए न्यूमेरिकल्स आता भी है तो कैसे निकालना पड़ेगा आपको, दो मास आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों मास के बीच का दूरी दिया हुआ रहेगा, और दोनों मास के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये भी दिया हुआ रहेगा। बस आपको निकालना क्या है, आपको जी का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। और ये जब आपके पास वैल्यू पहले से है ही, तो क्या ऐसा न्यूमेरिकल्स आएगा, ऐसा न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला है। ये फॉर्मूला सिंपली आपको जी का वैल्यू निकालने के लिए देता है, और जी का वैल्यू आपके पास पहले से है, तो इस फॉर्मूला का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अब आ जाइए आप ये वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला आपको बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके ऊपर आपका भर भर के न्यूमेरिकल्स है। ये फॉर्मूला मालूम है क्या है,
ये फॉर्मूला आपको बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ये जो आप यहाँ पे एफ देख रहे हैं ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप लिख लीजिएगा, जब नोट कीजिएगा तो यहाँ पे इसको इस तरीके से पॉइंट करके यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो आप भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो ये फोर्स का बात हुआ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हुआ है। अब इसे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे देखिए कभी भी सवाल में आपको इस जी का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, और मान लीजिए ब्रैकेट में दिया हुआ भी है तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि सवाल में जी का वैल्यू नहीं दिया गया है तो 6.7 आप याद कर लीजिए नॉर्मली। हालांकि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ये है लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके 6.7 × 10⁻⁻11 कर लीजिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आता है थोड़ा सा बताते हैं। हालांकि बनाएंगे इसके बारे में न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारा बनाएंगे, लेकिन समझिए इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता, इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कैसे आएगा ये समझिए। आपके पास दो ऑब्जेक्ट का मास देगा, मेरा मास और धरती का मास दे देगा आपको। मान लीजिए कि मेरा ही मास मान लीजिए, मेरा मास कैपिटल एम मानिए, धरती का मास स्मॉल एम मानिए, दो मास आपको मिल गया। और दोनों मास के बीच में दूरी कितना है ये आपको दे देगा। ये वाला वैल्यू आपको मान लीजिए नहीं भी दिया तो आपको याद हो गया 6.7। तो बताइए कि मेरा मास है और धरती का मास है और इन दोनों के बीच में कुछ दूरी भी है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटल जी का वैल्यू निकालने का, जबकि कभी हम लोग निकालेंगे नहीं निकालेंगे। क्योंकि क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि वैल्यू हमारे पास है। अच्छा मान लीजिए, चलिए आपको हम आज एक होमवर्क देके जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपके बुक में भी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए आपको यहाँ पे दो मास लेना है, एक मास लेना है धरती का, फिर अर्थ का मास पता कर लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया गया है। एक मास आप लो धरती का और एक मास लो आप मून का। यहाँ पे दो एम है ना, एम इंटू एम, तो एक मास आप ले लो धरती का और एक मास आप ले लो मून का, यानी कि चंद्रमा का। और इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, आप ये भी पता कर लीजिए। वो सब आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप खोजेंगे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको सब चीज मिल जाएगा। मिल गया, यानी कि दो मास मिल गया आपको, डिस्टेंस भी मिल गया, और कैपिटल जी का तो वैल्यू आपको मालूम है। तो अब बताइए कि धरती चंद्रमा के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। क्या बना के लाएंगे आप? ये आपका होमवर्क है। मतलब कि ये फॉर्मूला ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का है। तो यहाँ पे आप किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ और मून के बीच में। तो इसके लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? अर्थ का मास, मून का मास, इन दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस, और कैपिटल जी का वैल्यू आपको वहां पे दिया हुआ है ही। तो बताइए कि आखिर धरती ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है मून पे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे आप बहुत सावधानी से मेरे बातों को याद रख लीजिए, इस फॉर्मूला को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास घर जाइए, इसको थोड़ा सा मनन कीजिए कि आखिर ये बता क्या रहा है। यहाँ पे जो जी का वैल्यू आया इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी निकाल लिया, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल नहीं है क्योंकि आपके पास जी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल्स जो है ना भर भर के आने वाला है। और ये फॉर्मूला सिंपली हमारा बताता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। तो आई होप आज आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा। इसको ना सिंपली आप यहाँ पे याद रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब सिंपल सा है कैपिटल जी। ये वाला जी बोलो, ये वाला जी बोलो, ये वाला जी बोलो, या फिर आप इस जी का ये वैल्यू बोल दो, बात सेम है ना। तो और इस जी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर जगह पे सेम रहता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स हर जगह पे इतना ही लगेगा, इसीलिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अच्छा, इसके बाद ना आपके बुक में कुछ एप्लीकेशन क्या दिया हुआ था, यूज या इंपॉर्टेंस, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप थोड़ा सा वहाँ पे देख लीजिएगा, बड़ा 3-4 पॉइंट में शायद दिया गया है, तो उतना कुछ हार्ड नहीं है वो, लेकिन ये चीज़ हार्ड था, आपने समझ लिया। और एग्जाम में ना कई बार आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप डिफाइन करके बताओ, मतलब कि डेरिवेशन उसका बताओ कि वो कैसे हमारा आया, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ये तो इन दोनों का बेसिकली डेफिनेशन हो गया आप कह सकते हैं, लेकिन जो डेरिवेशन है आपका फॉर्मूला निकालने का काम,
ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए आपको कहाँ से चलना पड़ेगा, पूरे इस रेड वाले से चलना पड़ेगा। यहाँ से आप चलेंगे पूरा ये डायग्राम के थ्रू, ये वाला वैल्यू मिटा दीजिए, पूरा इस डायग्राम के थ्रू आप चलेंगे इसके यहाँ, फिर ये पूरा और फिर ये पूरा, यहाँ तक यदि आप लिख देते हैं ना तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्री फॉल, है ना, हाँ फ्री फॉल है। एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, क्या है होमवर्क, ये है कि आप मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है आप इसको निकालिएगा। हालांकि हम कल इसको बता भी देंगे, लेकिन आप इसको निकालिएगा। दूसरा होमवर्क ये है कि उसके बाद उसमें लिखा हुआ है आपके बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, क्या था, हाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका इंपॉर्टेंस है, 4 पॉइंट लिखा गया, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कल शुरू कर देंगे अपना फ्री फॉल। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।